तो हेलो एवरीवन, कम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये पहला लेक्चर इसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन और उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिक्स वो आप लोगों को बेसिकली इसमें मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी जो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं हेमीस्फेयर, क्या वो सॉलिड हेमीस्फेयर, हॉलो हेमीस्फेयर, ये सब का सेंटर ऑफ मास निकालना, कोन का सेंटर ऑफ मास निकालना। ठीक है, ये सब का बेसिकली हम लोग निकालेंगे अगले वीडियो में। रिंग का आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है और इस चैप्टर का खोज क्यों हुआ बेसिकली। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को हम लोग ये चैप्टर एक अलग चैप्टर क्यों बनाया गया। तो बेसिकली आप लोग सबसे पहली बात कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो हम लोगों को किसी चीज़ का जो मोशन होता है ना, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वो हम लोगों को देखने में आसान पड़ता है। मतलब क्या है कि ये मार्कर है, ठीक, इस मार्कर को जब मैं फेंकूंगा तो ये मार्कर क्या मूव करेगा, इस तरह मूव करते करते जाएगा ना। ठीक है, इस तरह मूव करेगा, नाचता है ना। ओके, तो ये जब नाचता है तो इसका क्या होता है कि मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जब इसको देखिएगा ना, ये कभी इधर जा रहा है, फिर कभी ये पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो इसका मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब क्या है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आप लोग मार्कर को इस तरह फेंकिएगा तो ये मार्कर सिंपल इस तरह जाएगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा। लेकिन इसको जब फेंकिएगा ना तो ये ग्रेविटी की वजह से ये क्या होगा, नाचने लगेगा। नाचते नाचते ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मोशन आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा। लेकिन जब हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं, जब ये नाचता है ना, नाचता है तो कहीं एक पॉइंट से नाचता है ना। मान लीजिए ये नाच रहा है तो इसका यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। ठीक है, ये मार्कर है, ठीक, इसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा। इस सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये नाच रहा है। देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास। जब देखिएगा इसका सेंटर ऑफ मास को जब कंसीडर कीजिएगा तो आप लोगों को दिखेगा कि ये क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पैराबोलिक पाथ में चल रहा है। भले ही ये अलग अलग कोई पाथ फॉलो कर रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या कर रहा है, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को एक कंसेप्ट मिला सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जब बॉडी का देखते हैं तो वो हम लोगों को मोशन जो बॉडी करता है उसका आसानी पड़ता है देखने में। जो रॉकेट्स उड़ता है ना, रॉकेट्स, उसका सेंटर ऑफ मास को दिखाया जाता है। जब उसका सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो रॉकेट क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बात हो गया। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, सेंटर ऑफ मास का यूज़ आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगा एक चीज़ निकालने में, पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज़ का, तो हम लोग देखते थे कि ये सेमी सर्कल है और इस पर क्या रखा हुआ है, चेन रखा हुआ है मास m का। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट ये सब करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में बेसिकली निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास तो हम लोगों को पता चल गया कि हाइट, ये जो है ना, ये प्लेन से कितना ऊपर है, कुछ हाइट ऊपर है। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, ये जो सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ पर मानेंगे बेसिकली कहाँ, यहीं पर होगा। तो हम लोग ये हाइट से mgh मान लीजिए h हाइट होगा और टोटल मास को यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। सिंपल, एकदम इजीएस्ट तरीका है इसको फाइंड करेगा। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास से हम लोगों को बहुत चीज़ आसानी पड़ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना, किसी मोशन, कॉम्प्लिकेटेड मोशन को एकदम इजीएस्ट तरीके से देखना, ये हम लोगों को बहुत आसानी। और बड़े बड़े प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास का यूजेज हो गया बेसिकली। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। सिंपल, सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि RCOM इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 आगे तक जितना है डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, और इसको समेशन के फॉर्म में लिखे तो ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल मास हो गया। ठीक है, जो बॉडी होगा, मान लीजिए ये बॉडी है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, छोटा छोटा इसका मास काटेंगे, छोटा छोटा सबका देखेंगे। तो यहीं पर डिस्टेंस देखिए, छोटा सा मास काटते कर सबका मास नीचे की तरफ ऐड कर रहे थे। टोटल मास इसका मान लेते हैं m है, टोटल कैपिटल M मास है। समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n MI/R/I। ये हो गया फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का। जब हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो है
क्या डिस्टेंस, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट से हम लोग को लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है क्या चीज़ से, तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का दूरी निकालना है, कहीं लंदन से निकालना है, और मतलब अलग अलग चीज़ें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि ये पॉइंट है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आता है, ठीक है। एक बात बोल रहा हूँ, बेसिकली होता है या नहीं ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आता है। तो हम लोग को बोलेंगे कि ये रेफरेंस पॉइंट है 0,0 मान लेते हैं, और इससे कितना दूरी पर है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से सेंटर ऑफ मास बताना पड़ेगा। यदि हम लोग रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मान लिए 0,0, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का दूरी बताना पड़ेगा। इसको मानेंगे तो यहाँ से बताना पड़ेगा, इधर मानेंगे 0,0 तो यहाँ से बताना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हम लोगों को खुद से मानना पड़ेगा। जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोगों को समझ में एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये तो सिंपल RCOM हो गया, मतलब डिस्टेंस सिंपल हो गया। हम लोग एक्स एक्सिस में निकालना पड़ेगा, वाई एक्सिस में निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप लोग एकदम सिंपल फॉर्मूला क्या है, XCOM, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और YCOM M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस डॉट 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 M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर Z डायरेक्शन का भी हम लोग निकाल सकते हैं, M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या चीज का हो गया, तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मतलब अलग अलग जो पार्टिकल्स होता है उसका सेंटर ऑफ मास निकाले। कंटिन्यूअस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं उसको इंटीग्रेशन का तरीका लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये क्या हो गया, अलग अलग जो पार्टिकल्स होगा उसका सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ, आप लोगों को देखना पड़ेगा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ये हम लोगों को देखना है। कंटिन्यूअस बॉडी का तो अगले लेक्चर में आने वाला है, लेकिन इसमें हम लोग एक देख लेंगे रॉड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक बॉडी यहाँ पर है मास M1, एक बॉडी यहाँ पर है मास M2, ठीक। हम लोगों को क्या बताना है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो D डिस्टेंस है। हम लोग को यही बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ठीक है। यहाँ से इस मास को हम लोग रेफरेंस पॉइंट, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, और इधर एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट, इस मास का कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। इस मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इस मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा D,0, ठीक है। एक्स में D गया, 0 वाई में कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वाई में तो कुछ है नहीं, बेसिकली इसका सिंपल एक्स में ही होने वाला है, तो हम लोग XCOM निकालेंगे, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मास M1 इंटू एक्स डायरेक्शन में इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो 0 प्लस मास M2 इंटू एक्स डायरेक्शन में कितना कोऑर्डिनेट है D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी कितना हो गया, M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकल गया बेसिकली, ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, एक बात के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस रेफरेंस पॉइंट से कितना दूरी पर, तो R1 दूरी पर है, ठीक। तो इस XCOM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग R1 का वैल्यू क्या मिल गया, M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक। ये रेफरेंस M1 को रेफरेंस माने तब। अब देखते हैं M2 को रेफरेंस मान के, ठीक है। ये डिस्टेंस तो D ही रहेगा, और M2 के हिसाब से यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना होगा, तो R2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये वाई एक्सिस जो बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा यहाँ पर, जो इसको हम लोग अब मानेंगे वाई एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया, ओरिजिन पर ये हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो बेसिकली D,0, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ना, तो
यहाँ पर सेंटर ऑफ मास XSUM निकालेंगे, बेसिकली XSUM का वैल्यू क्या है R2, तो R2 लिख देते हैं। R2 इज इक्वल टू M1 इंटू D प्लस M2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी M1D बटे M1 प्लस M2, ये R2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, R2 का वैल्यू। अब देखिए R2 का वैल्यू क्या मिला, M1D बटे M1 प्लस M2। इधर भी हम लोग M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब इस इक्वेशन में इधर M1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हम लोग M1 से करना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो सिचुएशन है और ये वाला जो सिचुएशन है, ये आप लोगों को एकदम सेम दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है बेसिकली ये आप लोगों को सेम दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए M1 DM2, यहाँ पर भी M1 DM2 और नीचे M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। दिस इज ट्रू फॉर टू बॉडी। ठीक है, ओनली टू बॉडी, दो बॉडी के लिए ट्रू है। M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ओके, तो ये बेसिकली टू बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज का ये कंसेप्ट था और यहाँ पर निकालने का तरीका था। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। M1 R1 और M2 R2 ये आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या होगा, हेल्प करेगा। M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ये क्या है, तो R1 देखिए सेंटर ऑफ मास का दूरी है M1 से और ये R2 क्या है, सेंटर ऑफ मास का दूरी है M2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या है कि बेसिकली आप लोगों को एक स्क्वायर का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, मास M, यहाँ पर एक मास 2M, यहाँ पर एक मास 3M, यहाँ पर एक मास 4M। ठीक है, इस सिस्टम का हम लोगों को सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, इस सिस्टम का तो कैसे बताएंगे, सिंपल तरीका है कैसे बताने का। तो हम लोग को एक ओरिजिन मानना है, कहीं पर भी इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते, और इसका जो डिस्टेंस है स्क्वायर का वो A मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी सेंटर ऑफ मास मान सकते, सॉरी इसको भी ओरिजिन मान सकते हैं, इसको भी ओरिजिन मान सकते हैं, यहाँ पर भी ओरिजिन मान सकते हैं, डिस्टेंस पता होना चाहिए उसके लिए। लेकिन हम लोग इधर उधर क्यों जाए, हम लोगों को यहीं कहीं पर ओरिजिन मान लेना चाहिए। तो हम लोग जस्ट इमेजिन कि इस पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हैं 0,0। अगर इसको मान के करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आता है तो यहीं पर रहेगा, भले इससे दूरी देखिएगा तो कुछ अलग ही ये डिस्टेंस होगा, इससे दूरी देखिएगा तो कुछ अलग होगा, इससे दूरी देखिएगा तो अलग होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आप लोगों का आंसर मिलने वाला नहीं है। कभी कभी मिल जाए, अगर क्वेश्चन में पूछे कि इसको रेफरेंस मानकर निकालिए तो सही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करिए तो उसमें आप अपने मन से फाइंड करेंगे, आंसर आपका सही होगा, लेकिन जो क्या बोलते हैं, कंसेप्ट आपका सही होगा, जगह आपका एकदम सही मिला होगा सेंटर ऑफ मास का, लेकिन जो आंसर आया होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू जो आया हो वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप लोग रेफरेंस पॉइंट जो माने हैं वो अलग होगा इसी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात हो गया। अब देखिए सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग क्या करिए, इसको 0,0 मान लिया, मतलब क्या है कि ये हो गया y एक्सिस और इधर x एक्सिस। अब क्या करना है कि हम लोग सिंपल XCUM देखेंगे और YCUM देखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास। एकदम सिंपल चीज है। XCUM, इसका देखिए XCUM तो 4m इंटू x कोऑर्डिनेट 0, सबका कोऑर्डिनेट पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 0,a, क्यों, क्योंकि x में 0 है और y में a है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, सॉरी a,0 हो जाएगा ना, a,0, क्योंकि x में a है y में 0 है, इसी की वजह से। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट लिख लिया। ठीक है, सबसे पहला काम कि जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ओरिजिन सबसे पहले फाइंड करना है। टेक द ओरिजिन एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी आप अपने मन से ओरिजिन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉइंट चूज करना है कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। उसके बाद क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिख देना उस रेफरेंस पॉइंट को मानते हुए सबका। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद XCUM निकालना है, XCUM पहले फाइंड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद YCUM निकालना है, उसके बाद Z दिया है तो 3D दिया है तो Z निकाल लीजिए। उसके बाद तीनों का कोऑर्डिनेट लिख दिए और बोल दीजिए कि यही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। तो 4m इंटू 0 प्लस इसका देखते हैं m इंटू 0
प्लस 2m इंटू ए, 2m इंटू ए प्लस 3m इंटू ए डिवाइडेड बाई 4m 3m 2m m। ठीक है, कितना होगा तो 10m। कैसे, ये हो जाएगा m 2m 3m 3m 6m 4m 10m हो गया। m m m m m सब कट गया, ये जीरो क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद 2a प्लस 3a 5a डिवाइडेड बाई 10, 5 2 यानी a/2। x COM हम लोगों को मिल गया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो m1 इंटू m सिंपल, इसका y कोऑर्डिनेट a है प्लस 4m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 0 है प्लस 2m इंटू उसका y कोऑर्डिनेट कितना है तो a, a होगा ये। ठीक है, a है प्लस 3a इंटू y कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाई, अब नीचे हम लोगों को 10 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सम ऑफ द टोटल मास हम लोगों को लिखना पड़ता है। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हुआ है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हुआ है, ये ma यहाँ पर m गया, a प्लस 2a यानी 3a बटे 10, ये y COM निकल गया। देखिए x कोऑर्डिनेट निकल गया सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट निकल गया सेंटर ऑफ मास का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि RCOM इज इक्वल्स टू XCOM कॉमा YCOM, इस तरह लिख सकते हैं। यानी XCOM का वैल्यू कितना है तो a/2 कॉमा 3a/10। ठीक है, ये RCOM हो गया। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इस पॉइंट से, बेसिकली इस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग बोलेंगे a/2 x में जाना है, यानी कहीं यहाँ पर a/2 उसके बाद 3a/10 ऊपर जाना है 3a/10 आप लोगों को कहीं यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं सेंटर में मिलेगा, जरूरी नहीं है। यदि ये सभी मास सेम होता तो सेंटर पर मिलता, लेकिन यहाँ पर m है, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर 4 गुना है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ओरिजिन लेना, ओरिजिन लेने के हिसाब से उस ओरिजिन के हिसाब से हम लोगों को सबका कोऑर्डिनेट लिख देना है। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद क्या करना है कि XCOM सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में फाइंड, x पोजीशन को लेकर फाइंड करना है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लेकर फाइंड करना है, z दिया है 3D तो 3D को लेकर फाइंड करना है। उसके बाद हम लोगों को सबका कोऑर्डिनेट बता देना है कि हाँ इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक दूरी आप लोगों को सेंटर ऑफ मास का तय करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बहुत मतलब अलग अलग तरीका आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं पर भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली स्क्वायर का। ओके, अब देखते हैं क्या चीज का, एक क्यूब का देख लेते हैं। ठीक है, 2D में हो गया तो अब 3D में भी देख लेते हैं, और 1D में तो आप लोग देख लिए 2 मासेस का। ठीक है, तो अब 3D में देखते हैं क्यूब का। क्यूब में आप लोगों को क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर एक मास m है, ये रहा, ये रहा, ये ठीक है। यहाँ पर 2m, यहाँ पर 3m, यहाँ पर 4m, यहाँ पर m, यहाँ पर 2m, यहाँ पर 3m, यहाँ पर 4m, और सबका साइड कितना है तो a a a a a a a a a a। ठीक है, यहाँ पर भी a, सबका साइड टोटली a है। क्यूब का आप लोग जानते हैं कि सबका साइड बराबर होता है। उसके अलावा सेंटर देखिए मासे से मैं अलग अलग कॉर्नर पर, सब कॉर्नर पर 8 कॉर्नर होता है क्यूब में, और 8 के 8 कॉर्नर पर मैंने मासेज रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग मासेज रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास कहीं पर अलग चीज पर होगा, लेकिन यदि यहाँ पर हर पॉइंट पर टोटल 8 वर्टिसेज है, वहां पर क्या होना चाहिए, यदि मास सेम होता, m सब पर रखा होता, 2m यदि कुछ भी होता, कुछ भी लेकिन सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास एक सेंटर पर होता है, क्यूब के सेंटर पर होता है। ठीक है, सर्कल का सेंटर होता है जैसे स्फीयर का सेंटर होता है, उसी तरह इस क्यूब के सेंटर पर होता है यदि सभी मासेस सेम होता। लेकिन यहाँ पर अलग अलग मासे है तो हम लोगों को तरीका अलग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि टेक द ओरिजिन एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी अपने मन से ओरिजिन ले लेना है। ठीक, तो कहीं पर भी ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग 0,0 मानते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आप लोगों को जेड एक्सिस भी देखने को, सॉरी 0,0,0 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जेड एक्सिस भी आ गया 0,0,0। ठीक, अच्छा तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, राइट और रॉन्ग, सही है ना। और इधर क्या आ गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किधर गया, ये आपका रहा जेड एक्सिस। ठीक, एक्स वाई जेड बाहर की तरफ। ओके, अब देखिए इसका 0,0,0 हो गया तो इसका कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल क्या है कि एक्स में कुछ भी नहीं है, जेड में कुछ भी नहीं है, वाई में सिर्फ है, तो 0,a,0 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस वाले 2m का मास का। तो बेसिकली क्या है, ये जेड में a आया है आगे, उसके अलावा एक्स में 0 है लेकिन वाई में a है, तो कितना है 0,a,a। ठीक, अच्छा इस वाले मास का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये x में a गया है, y में a गया है लेकिन z में 0 है, मतलब क्या है a,0। ठीक, अब इस वाले पोजीशन का देखेंगे ना, इस वाले सिचुएशन का, इसका 3m मास का, तो देखिए ये x में a गया है, ठीक, y में भी a गया है, z में भी आया है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a,a,a। ओके, ऊपर का चारों का हो गया, नीचे का एक ये हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जेड में a आया है लेकिन x में 0 है, y में 0 है, सिर्फ z में। इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x में a गया है, y में 0 है लेकिन z में भी a है। अब 3m मास का देखेंगे ना, 3m का, तो ये सिंपल आप लोगों को x में दिख रहा होगा, तो a,0,0 सभी का कोऑर्डिनेट लिख चुके हैं। अब यहाँ से XCOM फाइंड करेंगे, XCOM सीधा लिखो यार, XCOM। ठीक है, तो 4m इंटू 0 प्लस इसका लिखेंगे तो m इंटू 0 प्लस, देखिए m से x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करना है, 2m से x कोऑर्डिनेट को 4m से x कोऑर्डिनेट सबको x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4m हो गया, m हो गया। अब यहाँ पर 4m इंटू a प्लस 2m इंटू 0 प्लस 3m इंटू a प्लस m इंटू 0, तो 0 होगा, जगह नहीं इसी के लिए मैं 0 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2m इंटू a प्लस 3m इंटू a, 3m इंटू a, 3m इंटू डिवाइडेड बाई सम ऑफ द टोटल मासेस। टोटल मास कितने मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, m 4m 2m 3m, तो 10 ऊपर है 10 नीचे है, तो टोटल 20m है। टोटल m से m कट जाएगा, ये टर्म 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये टर्म 0 और ये तो 0 है ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m गया, m गया, m गया, m गया, 4a 3a 2a 3a, टोटल कितना हो गया 4 3 7 7 2 9 और 9 3 12, 12a बटे 20 यानी 6 बटे 10 यानी 3 बटे 5, 3a बटे 5 XCOM मिल गया। अब YCOM निकालेंगे तो इसका y तो 0 होगा प्लस इसका y ma प्लस 0 ma, इसका कितना हो जाएगा y 2 ma, इसका कितना हो जाएगा y 3 ma। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को मैं अलग लिख दे रहा हूँ, कितना है 0,a,0। ठीक है, 3 ma, उसके बाद 4 ma प्लस, देखिए यहाँ तक हो गया, उसके बाद इसका भी 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 20। ओके, यहाँ पर m कट जाएगा, a 2a 3a प्लस 3a 6a प्लस 4a यानी 10a, 10a बटे 20 यानी a बटे 2। अब ZCOM निकालते हैं, इसका z कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका z कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका z कोऑर्डिनेट 2ma प्लस, इसको इधर ये लिख देता हूँ 0,0,0 2ma, उसके बाद इसका z कोऑर्डिनेट 3ma प्लस इसका z कोऑर्डिनेट 4
एम ए प्लस ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला देखते हैं, इसका जेड कोऑर्डिनेट एम ए प्लस इसका जेड कोऑर्डिनेट 2 ma प्लस इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाई 20m। तो क्या हो जाएगा, m m m m m m गया, 2a 3a 5a प्लस 4a यानी 9a, उसके बाद a 10a प्लस 2 यानी 12a बटे 20। ठीक है, 12a बटे 20 यहाँ पर भी आया था यानी 3a बटे 5। ओके, तो हम लोग यहाँ से RCOM लिखेंगे, XCOM कॉमा YCOM कॉमा ZCOM इस तरह लिखेंगे। तो XCOM का वैल्यू कितना है 3a बटे 5 कॉमा YCOM का वैल्यू कितना है a बटे 2 कॉमा ZCOM का वैल्यू कितना है तो 3a बटे 5 है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है, तो ये रेफरेंस पॉइंट, ये आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है यदि इसको चेंज करते ही आप लोगों का जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आप लोगों का डिस्टेंस होगा वो चेंज हो सकता है। क्योंकि आप अपने रेफरेंस से देखेंगे, मैं अपने रेफरेंस से देखूंगा, और कोई ये होगा वो अलग रेफरेंस से देखेगा, तो अलग अलग डिस्टेंस आ सकता है। ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली ये हो गया 2D में। अब देखते हैं हम लोग सिंपल क्या चीज, आगे में आप लोगों को क्या देखता हूँ। ठीक है, इसको बेसिकली मैं मिटा देता हूँ। ओके, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। बेसिकली ये तो कल का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, उसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी कैसे निकालते हैं, तो इसका जो XCOM निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। YCOM इसी तरह निकालते हैं, किस तरह, इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। ZCOM भी इस तरह निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ZDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। इस तरह हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। इंटीग्रेशन का मेथड यूज करके, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकालने वाले क्या है, तो रॉड का कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म होना जरूरी है, यदि यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर जगह उसका डेंसिटी सेम नहीं है, तो नहीं निकल पाएगा सेंटर ऑफ मास। उसके लिए आप लोगों को अलग तरीका लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या हो जाएगा कि ये एक रॉड है, ठीक, थोड़ा पतला बना देता हूँ, कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। ये रहा एक रॉड, ठीक है, जिसका लेंथ L है, और ये है रेफरेंस पॉइंट, हम लोग मान लेते हैं इसको 0,0। तो इस एंड का कितना कोऑर्डिनेट होगा, तो L,0 हो जाएगा, क्योंकि इसको y मानने वाले हैं और इधर जो जाएगा इसको x मानने वाले हैं। सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, और कुछ नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे देखेंगे, ये तो हर जगह इसका मास बटा हुआ, हर जगह बटा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे, आप लोग बेसिकली सिंपल बोल सकते हैं बीच में होगा, लेकिन कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, तो उसके लिए आप लोगों को इंटीग्रेशन का मेथड यूज करना पड़ेगा। सिंपल तरीका क्या है कि ये x कोऑर्डिनेट में तो x वाला यूज करेंगे, आप लोग इसको छाप लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अभी हो गया, देखिए उसका यूज होने वाला है ना, इसलिए उसको छोड़ दे रहा हूँ। ये हो गया XCOM। सिंपल क्या है कि यहाँ से हम लोग आएंगे x डिस्टेंस पर, यहाँ से DM मास छोटा सा काटेंगे, ठीक है, DM मास, ये जो लेंथ होगा इस DM मास का dx मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर DM मास काटे है, छोटा छोटा यहाँ पर भी काटेंगे, यहाँ पर भी काटेंगे, आगे कुछ डिस्टेंस पर काटेंगे, उसके बाद सबका सेंटर ऑफ मास करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नेट बेसिकली मिल जाएगा। ओके, तो उसको कैसे करना है, सिंपल तरीका है। यहाँ पर सबसे पहली बात लीनियर मास डेंसिटी के बारे में जानते हैं, क्या है, तो मास बाई लेंथ,
टोटल इसका मास हम लोग m मान लेते हैं, इसका तो यूज होने वाला नहीं है, बेसिकली मास बाई लेंथ, ठीक है, मास कट जाएगा बेसिकली लास्ट में जाकर, ठीक है, मास बाई लेंथ लैम्डा हो गया। अभी इसका छोटा का देखिए या बड़ा का देखिए, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है तो हर जगह डेंसिटी इसका सेम होगा, तो यहाँ पर लैम्डा हम लोग देखेंगे किस तरह, तो छोटा सा मास डिवाइडेड बाई छोटा सा लेंथ dx, इसका काम आने वाला है इसलिए मैं निकाल दिया इसको, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इस छोटे से मास की वजह से यहाँ पर सेंटर ऑफ मास देखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x दूरी पर जाकर dm मास की वजह से डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, इसको हम लोग कैसे करेंगे, सब मास को जोड़ते जोड़ते टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल m का m हो जाएगा, तो हम लोग बेसिकली इसको m लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि इसका जो डेंसिटी होता वो अगर अलग होता, यदि पोजीशन पर डिपेंड करता डेंसिटी, तो हम लोग इस तरह डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट लिखा गया क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। अच्छा, dm और x को आप इंटीग्रेट होते हुए देखे, कभी भी आप लोग इंटीग्रेशन देखते हो तो x dx, r dr, z d z इस तरह आप लोग इंटीग्रेशन देखते होंगे। कभी आप लोग इंटीग्रेशन देखे r dx, इस तरह का इंटीग्रेशन नहीं देखेंगे, r dr x dx इस तरह का इंटीग्रेशन देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर तो x dm है, ये तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर dm का वैल्यू लैम्डा dx लिख सकते हैं, dm का वैल्यू लैम्डा dx, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर dm की जगह पर लैम्डा dx हो गया। अब देखिए लैम्डा एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हर जगह इसका डेंसिटी सेम है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो x में 0 से लेकर l तक करना है, 0 से लेकर l तक, ओके, लैम्डा बाई m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या होता है, तो x स्क्वायर बटे 2, तो 2 को हम लोग इधर ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू क्या है, मास बाई लेंथ हम लोग ये वाला लेंगे, इंटू 1/2m इंटू l स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये एक l से एक l गया, ये मास से मास गया, यानी सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, l/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि जब इस ओरिजिन से हम लोग l/2 यानी इसके मिड पॉइंट पर जाएंगे, तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, सिंपल तरीका, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस बॉडी पर अगला लेक्चर टोटल होने वाला है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।